नमस्कार, जेके 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक तमाम बड़ी खबरों का। और आज पूरे दिन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जो सुर्खियों में रहेंगी, जिन पर पूरे देश दुनिया में चर्चा बनी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे, महाकुंभ में जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे। महाकुंभ क्षेत्र का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे रक्षा मंत्री। देखिए, एक दौरा होगा, वहां पर जायजा लिया जाएगा, दूसरी तरफ संगम में डुबकी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगाएंगे और संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। वहां पर जो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, ये लगभग दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे और शाम तक वहां रहेंगे। महाकुंभ में की जा रही तैयारी और व्यवस्थाओं का भी वहां पर जायजा ले सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज चल रहा है प्रयागराज के अंदर एक बहुत बड़ा महाकुंभ, विशाल महाकुंभ। 144 साल के बाद ये बताया जा रहा है कि इतना शुभ संयोग और योग वहां पर बना हुआ है और इसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सुगम बनाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रही है। और पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियां आज ये रूप ले रही हैं कि अभी तक 4 से 5 दिनों के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर जाकर स्नान किया है। और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे। 12:30 बजे के आसपास ये संभावित है और उसके बाद संत महात्माओं से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के साथ साथ वहां की व्यवस्थाओं को, वहां की सुविधाओं का जायजा भी लेंगे कि आखिर लोगों को ये सुविधाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं। अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है, सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर 7 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा बताया गया है, जो लोग वहां पहुंच चुके हैं और जिन्होंने स्नान कर लिया है घाटों पर पहुंचकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि 29 को वहां पर यह अनुमान जताया गया है कि 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे और उसको लेकर भी ये तैयारियां आज से शुरू कर ली गई। तो शाम को राजनाथ सिंह प्रयागराज में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। उसके बाद अगले दिन वे जौनपुर के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बड़े नेता हैं या जो बड़े मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हों, राज्य सरकार में हो, वो अपने हाथों में इन तैयारियों को लेकर चल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस महाकुंभ में ना हो। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लखनऊ से सांसद भी हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश से उनका जो संबंध है वो काफ़ी गहरा है, नज़दीक से है। इस वजह से भी ये उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण ये दिखाई दे सकता है। और महाकुंभ में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर संगम डुबकी भी लगाएंगे। उसके बाद संत महात्माओं से मुलाकात होगी और साथ साथ वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेने वाले हैं। त्रिवेणी संगम में भी वो डुबकी लगाएंगे। अनुज हनुमंत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनुज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज पहुंचेंगे, क्या खास कार्यक्रम हैं आज वहां पर? जी, ये काफी बड़ा पल होगा क्योंकि देश के रक्षा मंत्री होने के साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के बड़े काबिल नेता माने जाते हैं और प्रयागराज से उनका एक अहम रिश्ता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी है, जिनका दौरा प्रस्तावित है, उनके दौरे से पहले ये एक तैयारियों का जायजा लेने वाली स्थिति है। रक्षा मंत्री जब आएंगे तो देश की जो मीडिया है उसकी नजर रक्षा मंत्री के ऊपर रहेगी। तकरीबन 12 बजे का जो समय है वो प्रयागराज एयरपोर्ट पे इनके आने का है। 12 बजे तक जो रक्षा मंत्री है वो आ जाएंगे। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे का जो समय है वो इनका प्रयागराज में ही बीतेगा। सर्किट हाउस जाएंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे। इसके बाद संगम में स्नान करने का भी जो कार्यक्रम है वो बन रहा है। संतों से मुलाकात करेंगे, जो तमाम अखाड़े हैं उनमें जाकर के वो जो महामंडलेश्वर है अखाड़ों के, उनसे मुलाकात करेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे, आकलन करेंगे और अगर कहीं कोई कमी है वो बातचीत करेंगे। फिलहाल एक चीज ये भी अहम है क्योंकि लखनऊ के वो सांसद भी हैं, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश इस पूरे आयोजन की मेजबानी कर रहा है। तो ऐसे में सांसद राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री भी है, उनका ये दौरा काफी अहम होने वाला है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। संगम का वो रास्ता जो वीवीआईपी घाट तक जाता है उसे पूरी तरीके से सुरक्षा जो कर्मी है उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो ये जो पूरा कह सकते हैं तस्वीर है, रक्षा मंत्री के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए अनुज, बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी दृष्टि इस वक्त इस महाकुंभ पर बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर। लेकिन बहुत अहम हो जाता है कि अभी जो बचे हुए दिन हैं, या जो 29 को ये अनुमानित आंकड़ा बताया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और आगे आने वाले जितने भी दिन बचे हुए हैं, वो दिन जो है वो सकुशल हों, सुरक्षित हों, सुगम हों, कोई दिक्कत ना आए। अभी तो शीतल ये माना जा सकता है कि जो पहला मकर संक्रांति के मौके पर जो पहला अमृत स्नान हुआ था, वो इस हफ्ते की शुरुआत थी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या अगर प्रयागराज संगम महाकुंभ के लिहाज से देखें तो मौनी अमावस्या काफी महत्वपूर्ण है। जब महाकुंभ नहीं भी होता है तब भी करोड़ों का जो आंकड़ा है वो पार कर जाता है सोमवती मौनी अमावस्या के दिन। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है। 29 तारीख का पर्व है और उसे लेकर के अभी जेके न्यूज ने भी दिखाया था एक्सक्लूसिव की कैसे मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने घाटों का निरीक्षण किया था, क्योंकि जो अमृत स्नान हुआ था उसमें कुछ सुरक्षा में चूक हुई थी। लगातार जो आम लोग थे वो संतों के साथ नहाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह की जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका आकलन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। और सेफ्टी जो होती है उसका पूर्वाभ्यास बेहद जरूरी शीतल। तो ऐसे में 29 तारीख के पर्व को लेकर के काफी खास तैयारियां की गई हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, जो नो व्हीकल जोन है वो पूरी तरीके से लागू रहेगा। और ये भी कोशिश की जाएगी जो वीआईपी दौरे हो रहे हैं उनको कहीं आगे पीछे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 29 तारीख को जो वीआईपी दौरा है वो काफी स्थितियां कह सकते कठिन करता है, क्योंकि संगम में पिछले 12 घंटे के अंदर करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें संगम में स्नान करना होता है। और वहीं पास में किला घाट के पास ही जो वीआईपी घाट बनाया गया है उसे मैनेज करना काफी कठिन रहता है। तो ऐसे में कोशिश सरकार की है कि हर तरीके के पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जब एक ही समय पर करोड़ों लोग एक ही जगह पर होते हैं शीतल, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भगदड़ न मचे, इस तरह की उहापोह की स्थिति ना हो, क्योंकि वो संभालना बेहद मुश्किल है, वो नामुमकिन है, उसे आप संभाल नहीं सकते। लेकिन आप उससे पहले की स्थिति संभाल सकते हैं कि भगदड़ ना हो, लोग आराम से स्नान करें और जो साधु संत हैं वो जो उनका जो काफिला निकलता है, जो उनका जुलूस निकलता है, उसे पूरी तरीके से संभाला जा सके। तो ग्राउंड जीरो पर स्थिति जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी तो महाकुंभ शुरू हुआ है और अब मौनी अमावस्या का जब स्नान होगा तो परवान चढ़ चुका होगा। और तब तक जब तक अभी हम आपसे बात कर रहे हैं 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से बढ़ता जा रहा है कारवां। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, जमीन पर डटे हुए हैं, आप लगातार लोगों को अपडेट कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, किस तरह का उत्साह है इस महाकुंभ को लेकर, और क्या कह रहे हैं लोग, चाहे वो देश के हों या फिर विदेश से आने वाले लोग हों? देखिए लोगों का तो जो कह सकते हैं कि 95% अगर मैं बात करूं, अब तक हमने हजारों लोगों से बात की है, तो 95% लोग तो व्यवस्थाओं से खुश हैं। उनका सीधा कहना यह है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना और कैसे मैनेज कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवहार से खुश हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस हर पॉइंट पर है, हर चेक पोस्ट पर है और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ वो लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। अगर किसी को कोई भटका है तो उसे भेज रही है अपने रास्ते पर, जो पूरा मैप है उनके पास, उस मैप से बता रही है कौन सा सेक्टर कहाँ पे है। और जो पूछताछ केंद्र है वो बड़ी महती भूमिका इस समय निभा रहे हैं शीतल। ऐसे में जो इस तरीके के आयोजन है, लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं से खुश होते हैं। और छोटी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी चीज है कि लोग भटके ना, लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, लोगों को स्नान करने में समस्या ना हो, लोगों को पैदल चलने में शीतल कोई समस्या नहीं है। 30-30, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। लोग बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, परिवार सबको लेके चल रहे हैं। लोगों को बस चाहिए सुरक्षा, चैन। जो चोरी डकैती होती है, मान लीजिए आप अगर आपने कोई चैन पहन रखी है, घड़ी आपके पास, पर्स है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हो रही हैं। तो ये बताता है कि लोगों को सेफ्टी किस पैमाने पर दी जा रही है। और अगर दूसरे नकारात्मक पक्ष की बात करें तो शीतल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ अंतर होता है। कुछ सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नाखुश होते हैं, लेकिन हमें उन नाखुश लोगों को पॉजिटिविटी के तौर पर लेना है कि कैसे चीजें सुधार हो सके। और शायद यही कारण है कि लगातार जो नकारात्मक पक्ष है सरकार उस पर काम कर रही है। जो भी कल्पवासी सेक्टरों में ठहरे हुए हैं उनको पानी व्यवस्था कैसे मिले, उनके साथ जो रोड है उनकी कनेक्टिविटी है वो कैसे मिले, तो इस पे भी काम किया जा रहा है शीतल। क्योंकि करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कल्पवास में 1 महीने रह करके तपस्या करने वाले जो परिवार हैं वो लाखों की संख्या में लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं। ये एक अहम व्यवस्था है जो यहाँ पे सेक्टर वाइज व्यवस्थाएं की गई है और उनमें लोग लगातार रुके हुए हैं। बिल्कुल अनुज, ऐसी खबरें भी आ रही थी कि विपक्ष इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई ये आंकड़ा सही नहीं है, इतने लोग एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि 3 से 3.5 करोड़ लोग एक साथ एक दिन में वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने स्नान किया था, और कुल मिलाकर वो 4 करोड़ से ज्यादा लोग थे, क्योंकि पहले दिन के भी इकट्ठे वहां पर लोग थे।
विपक्ष की तरफ से क्या इस महाकुंभ को पॉलिटिसाइज करना जरूरी है, ये होना चाहिए इस वक्त में? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है, ऐसी आस्था है जिसका केंद्र ना सिर्फ हमारा देश है बल्कि पूरे विश्व में इसका एक माहौल बन चुका है। शीतल, विपक्ष बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि जब लोग अपने मुंह से सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो विपक्ष वहीं से पीछे हो जाता है। और इसके बाद जब विपक्ष लगातार नजर नहीं आ रहा है, आपको अगर डुबकी लगानी है तो आप देहरादून चुन रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करने को लेकर अब तक उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी तारीखें तय की जा रही है। तो आप ये जो माहौल देख रहे हैं उससे आप स्पष्ट तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी अनुज, धर्म का आपको नहीं लगता कि राजनीतिक लोग... विचारधारा अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब धर्म का सवाल आता है, धार्मिक सवाल आता है, तो उस समय एक होकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए शीतल, क्योंकि करोड़ों लोग आए हैं, वो हर मत के लोग हैं, हर पार्टी के सदस्य हैं। यहाँ तो बहुत सारे मैंने ऐसी पार्टियों के झंडे देखे हैं जिनके जो मुखिया है उन्हें पता नहीं होगा कि उनका पार्टी का पदाधिकारी यहाँ आ रहा है, स्नान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो पहले हिंदू है, वो पहले एक भारतीय है। तो मुझे लग रहा है कि जो ऊपर की राजनीति है ये एक तरीके से बिखर चुकी है। विपक्ष को इस समय घेरने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष को इस समय इस पूरे आयोजन को हाथों हाथ लेकर के उन कमियों को दिखाने की जरूरत है जिससे और अधिक सुधार हो सके। विपक्ष का काम सिर्फ नेगेटिविटी का नहीं होना चाहिए, विपक्ष का काम सुधार की ओर बढ़ने के लिए होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष कोसों दूर है और सरकार लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है। और सरकार ये नहीं कह रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल कर लिया। मैं लगातार जो बयान देख रहा हूँ शीतल, उसमें सिर्फ सरकार ये कह रही है कि हमारा कार्य है दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ को आयोजित कराना। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार मेंटली जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल गेम है उसे जीत चुकी है, और सिर्फ जो पूरा आयोजन है वो सरकार को कोसों दूर विपक्ष से ले जाएगा, और विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, लोगों का भी कहना है कि हमें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि अयोध्या के बाद यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत समझ सकते हैं कि क्या बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। अनुज हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी महाकुंभ को लेकर हमारे सामने रखी। बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन क्या ये राजनीति का समय है? अब बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर कांग्रेस आज संविधान बचाओ पद यात्रा निकाल रही है। यानी कांग्रेस की संविधान बचाओ पद यात्रा आज होने वाली है, और ये जनाधार को वापस पाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को साधने का प्रयास इसमें भरपूर रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। चुनाव की बात करें तो मात्र 6 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, और जो एससी आधारित सीटें थी या जो एससी आरक्षित सीटें थी वो 4 सीटें कांग्रेस हारी हुई थी। और आज निशाना वो भी रहेगा, आम जनमानस के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो संविधान का मुद्दा कांग्रेस का काफी दिनों से, काफी समय से रहा है, जिसको लोकसभा में भी जोरों शोरों से उठाया गया था कि देश के अंदर संविधान खतरे में है, उसी मुद्दे को लेकर आज जम्मू के अंदर ये बहुत बड़ा प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास कितना सही साबित होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पदयात्रा, कुछ जानकारियां हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ पदयात्रा आज जम्मू में होनी है। जनाधार को वापस पाने का ये प्रयास रहेगा कांग्रेस पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थी कांग्रेस। अधिक से अधिक लोगों को साधने का प्रयास पूरा रहेगा कांग्रेस की तरफ से, पार्टी का। और लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के साथ पदयात्रा में कौन कौन जुड़ेगा। एससी वोट और समाज को साधने की यहां पर भरपूर कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है। पिछले चुनाव में 4 एससी आरक्षित सीटें हारी थी कांग्रेस ने। जो एससी सीटें थी वो 4 हारी थी और बैकफुट पर है। सतवारी चौक से अंबेडकर चौक तक ये यात्रा जो है वो निकलने वाली है। ये पद यात्रा है। जनाधार को वापस पाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस आज जरूर करे। तो महत्वपूर्ण है, कांग्रेस जब तक ना जमीन पर उतरे, जब तक ना ग्राउंड पर उतरे, आम जनमानस के साथ संबंध ना बने, तब तक कांग्रेस का जनाधार वापस लौटना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इस वक्त काफी पीछे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी, मंत्रियों ने जो शपथ ली, उसमें कोई भी कांग्रेस का मंत्री नहीं दिखा। इससे ये पता लगा कि कांग्रेस अभी बाहरी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार अपनी जगह बनी हुई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। शिल्पा, पूरी जानकारी दीजिएगा जरा इस यात्रा को लेकर।
शिल्पा, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ये पदयात्रा जो है, संविधान पदयात्रा, ये निकाली जाएगी, जहां पर सतवारी से लेकर जो है सतवारी चौक से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, साफ तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है ये पदयात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो निशान साधते हुए नजर आती है। और हाल ही में आप देखिए, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो एक बयान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया गया था, और उसको लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस्तीफा की मांग भी की गई थी। और देखिए, हर प्रकार की बात करें तो ये मुद्दों की बात, जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्टेटहुड को लेकर भी जो है वो मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो सामने आए हैं कि स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज संविधान पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी। साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जो संविधान है उसे जो है वो तोड़ते हुए जो है वो नजर आ रही है, उसका जो है वो कहीं न कहीं आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि जो महात्मा गांधी और साथ ही साथ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उसका कहीं न कहीं खिलवाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पर ये जो आज यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग जिले से बुलाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी ये पदयात्रा जो है वो आज देखने को मिलेगी। क्या इतना आसान है शिल्पा कांग्रेस के लिए जम्मू में जनाधार को वापस लौटाना? क्योंकि इतना इजी नहीं है जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पदयात्रा निकाली जा रही है, तो पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जब चुनाव थे तो तब भी उनके जो जिस प्रकार से उनका जो रिजल्ट रहा है वो काफी ज्यादा जो है वो खराब रिजल्ट रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं को भी वो जगाए, और साथ ही साथ जनाधार की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। जो संविधान को ये बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो उससे जो है वो आम जनता को जागरूक करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, ये जानकारी के लिए। शिल्पा हमारे साथ बनी हुई थी जिन्होंने जम्मू में आज पद यात्रा को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। आगे बढ़ेंगे, अब बात बिहार की होगी, क्योंकि एक दिवसीय दौरे पर बिहार में राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं एक दिवसीय दौरे के लिए, और 2 कार्यक्रमों में आज राहुल गांधी वहां पर शामिल होने वाले हैं। आम नागरिकों से संवाद करेंगे, सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। तो बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच 18 जनवरी यानी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी एक दिवसीय बिहार दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी ओर पटना में आरजेडी की अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के आगमन पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में राहुल गांधी का इस तरह का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि कटिहार से सैकड़ों लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही राज्य के कोने कोने से कार्यकर्ता, छात्र, किसान, मजदूर उपस्थित होकर राहुल गांधी से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां 2 कार्यक्रम हैं। पहला बापू सभागार में 12 बजे होना है। यहां विभिन्न सामाजिक संगठन के साथ सीधा संवाद है। इस दौरान 5000 लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद दिन में 2 बजे राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचेंगे, जहां पर वह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस में नई जान फूंकने के इरादे से पटना पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे। तो बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी अब सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो बिहार में बहुत महत्वपूर्ण आज ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि रवाना हो चुके हैं पटना के लिए राहुल गांधी। आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को भी जोर या फिर बूस्ट करने का काम राहुल गांधी की तरफ से होगा। अमित कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं। अमित, राहुल गांधी के इस दौरे को कैसे देख रहे हैं और कितना अहम है कांग्रेस के नजरिए से? सुन पा रहे हैं? हेलो जी बोलिए बोलिए। अमित बोलिए। मेरा सवाल यह है कि ये कांग्रेस का कितना महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के नजरिए से?
जी हाँ, देखिए अब बिहार में इस बार कहा जाए तो चुनावी साल है और उसको लेकर सारे विद्या जो है अब व्यवहारिक तौर पर अप्लाई किए जाएंगे, उसको रखे जाएंगे शीतल। और राहुल गांधी का इस साल का ये बिहार का पहला दौरा है, तो खास जाहिर है इस बात को इस यात्रा को काफी महत्व दिया जा रहा है। और पटना के बापू सभागार में राहुल गांधी का अभी से ठीक 1.5 घंटे के बाद कार्यक्रम होगा। हम अभी बापू सभागार में ही पहुंचे हुए हैं, तो देखिए काफी महत्व रखा जा रहा है। और खास बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है कि नहीं होती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा देखना। हालांकि कल तेजस्वी यादव ने इस बात के रुझान दिए हैं कि उनसे मुलाकात हो भी सकती है। देखिए राहुल गांधी पटना आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके भाषण पर सभी कई नजरें होंगी कि क्या वो दबाव की राजनीति को लेकर कुछ बात करते हैं। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो सीट शेयरिंग का भी मामला काफी अहम होता है इस साल में सभी दृष्टिकोण से। तो राहुल गांधी की यात्रा को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। लेकिन अमित, मानसिक रूप से जो राहुल गांधी इस वक्त अकेले नजर आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था उसके बाद एक एक दल ने राहुल गांधी की कन्नी काटी है और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी उसमें सबसे आगे हैं, अखिलेश यादव भी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, फिर महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेता हों वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है? और निश्चित तौर पर शीतल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी दबाव की राजनीति महसूस कर रही है। किसी हर प्रदेश में कांग्रेस को जो है कई तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है। तो बिहार में ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसका राहुल गांधी विशेष ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने अपनी बातों में कुछ दिन पहले ही रखा था, इस बात को रखा था कि जो महागठबंधन का जो एक स्वरूप तैयार किया गया था तो वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो इसको लेकर क्या रंग रूप होगी, क्या रूपरेखा तैयार होगी, ये नए सिरे से रखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बात को कांग्रेस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में रखा था। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि बिहार में देखिए विधानसभा चुनाव तो 2025 यानी किसी साल होना है और संविधान सुरक्षा सम्मेलन के बहाने राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं, आम सभा को संबोधित करेंगे। तो कई दृष्टिकोण से ये यात्रा राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी की मुलाकात जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी होगी, उनमें जान फूंका जाएगा, नई बातों को रखा जाएगा और किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल कर सके इसको लेकर गुरु मंत्र भी दिए जाने की जो बात सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर कई बिंदुओं पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, ये जानकारी के लिए। अमित बिहार के पटना से हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार ने बीती रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 31 आईएएस के ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले हैं, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है। यहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सचिव कृषि और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह मिलने की कमान दीपक मीणा को सौंपी गई है। हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने दीपक मीणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, उन्हें आइए सुनाते हैं। शासन ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं और उसमें मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा को गाजियाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बेहतर कार्यकाल आपका मेरठ में रहा और अब गाजियाबाद में एक नई तैनाती आपको दी गई है, क्या कुछ प्राथमिकता है हमारी? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरठ के सभी वर्ग में, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे पब्लिक हो, सबका बहुत सपोर्ट रहा और जो शासन की प्राथमिकताएं थी उनको धरातल में पहुंचाने के पूरा सफल प्रयास किया गया। गाजियाबाद जैसा है कि एक अर्बन एग्लोमरेशन है और अर्बन एरियाज़ के अपने इश्यूज़ होते हैं, चाहे ट्रैफिक को लेके हों, चाहे हमारे अलग प्रोजेक्ट्स भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके हो। तो कोशिश वही रहेगी कि उन सभी चीज़ के अर्बन एरियाज़ के जो मेनली इश्यूज़ हैं उनको एक अच्छे से एफिशिएंट वे में डील किया जाए। प्लस जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो जल्दी से जल्दी चीज़ें हों, उन पर भी प्राथमिकता रहेगी। बाकी चीज़ें जब भी जैसे जैसे हम एक हफ्ता 10 दिन और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट कीजिए। सर, हमने मेरठ में लगातार देखा कि सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराए जाने थे वो आपने ग्राउंड जीरो पर कराए। इसके अलावा मेरठ पे जो विक्टोरिया पार्क है उसमें जो दाग लगा था उसको आपने 5 दिन के भीतर धो दिया। मेरठ महोत्सव करा के भव्य स्तर पर इस महोत्सव का आयोजन कराया गया था, जिसकी प्रशंसा मेरठ के अलावा अन्य जिलों में और उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में भी हो रही है। क्या गाजियाबाद में भी इस तरीके का गाजियाबाद महोत्सव देखने को मिलेगा लोगों को? देखिए, मेरठ में जिस तरीके का एक बड़ा जनपद था और यहाँ पे शुरू से काफ़ी टाइम से इस टाइप के इवेंट्स और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन ने भी ऑलरेडी इसके लिए
चाहे बजट का प्राविधान हो, चाहे जीओस हो, ये ऑलरेडी किए हुए थे कि हर अपनी संस्कृति और अपने लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के आयोजन करवाया जाए। तो मेरठ में कभी हुआ नहीं था, तो इस बार इसको करवाया गया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरठ के लोगों ने ही उसमें सपोर्ट किया। और जो आप कह रहे हैं विक्टोरिया पार्क, जो हम भामाशाह पार्क के नाम से भी जानते हैं, उसमें पहले एक बार फायर इंसिडेंट हुआ था जब काफ़ी डेथ हुई थी और उसके बाद वहाँ पे कोई इवेंट हुआ नहीं। लोगों में आज भी डर था, एक नेगेटिविटी भी थी। तो इसको एज अ चैलेंज लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार के सहयोग से उसको करवाया और काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के इवेंट हमेशा हर जनपद में होने चाहिए। अब गाजियाबाद जनपद में भी किस तरीके की परिस्थिति है उसको ऑब्जर्व करके इसमें आगे निर्णय लिया जाए। शुक्र, हमसे बातचीत करने के लिए थे IAS दीपक मीणा, जो बता रहे थे कि उन्होंने मेरठ में किस तरह के विकास कार्य किए। हालांकि अब उनका ट्रांसफर गाजियाबाद जिलाधिकारी के तौर पर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि गाजियाबाद विकास के पथ पर उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। वीडियो कुमार के साथ विभु गुप्ता। चलिए, यहाँ वक्त फिलहाल ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ।